प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। क्या नाम बताया? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित बाबू मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक कस्बे में। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या बताया? सेठ रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण जी उनके तृतीय पुत्र थे। कौन से? तीसरे पुत्र थे। वे चिरगांव के प्रसिद्ध संपन्न व्यवसायी थे, किंतु बड़े ही सात्विक तथा धार्मिक स्वभाव के थे। वे राम भक्त थे तथा रसिक संप्रदाय में दीक्षित भी थे। उनका घर साहित्य, संगीत एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का केंद्र था। मैथिली शरण गुप्त को जो राम भक्ति मिली वो माता पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। चिरगांव कस्बे में प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद वे हाई स्कूल की परीक्षा के लिए झांसी पढ़ने गए। शिक्षा के लिए कहाँ गए? झांसी। हाई स्कूल की परीक्षा के लिए झांसी पढ़ने गए, किंतु 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया। कितने वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की उम्र में उनके साथी मुंशी अजमेरी, पुनः सुन ले, उनके साथी मुंशी अजमेरी के पिता का देहांत हो गया। वो मुसलमान थे, लेकिन वो वैष्णव मत से प्रभावित थे। हुआ क्या? मुंशी अजमेरी उन्हीं के परिवार से जुड़ गए। उन्हीं के सत्संग से गोप जी में साहित्यिक संस्कार उत्पन्न हो गए। घर पर ही संस्कृत की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। जो शिक्षा की व्यवस्था थी कहाँ हुई? घर पर ही उनकी व्यवस्था की गई। गुप्त जी ने दोहा और छप्पर, कौन से? दोहा और छप्पर लिखकर, ये छंद के नाम है, दोहा और छप्पर छंद लिखकर परंपरात्मक काव्यारंभ किया। उसके बाद वो जो समकालीन विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाने लगे। सन 1903 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 2 महीने बाद पिताजी का देहांत हो गया। अगले वर्ष उनकी माता भी चल बसी। सन 1904 में ही, कितना बताया? सन 1904 में उनका दूसरा विवाह हुआ। उन दिनों पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए थे। श्री द्विवेदी जी रेलवे की नौकरी करते हुए झांसी में थे। तब श्री गुप्त जी की उनसे भेंट हुई। उनके प्रभाव में आकर गुप्त जी रस केंद्र नाम से प्राचीन परिपाटी की कविताएं लिखना छोड़कर आधुनिक खड़ी बोली में रचना करने लगे। सन 1914 में उनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका भी देहांत हो गया। उनके जो चाचा थे उन्होंने बहुत आग्रह किया। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने तीसरा विवाह 31 वर्ष की अवस्था में, जो तीसरा विवाह था वो 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया। सन 1916 में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए गुप्त जी ने एक प्रेस की स्थापना की। फिर वो जीवन पर्यंत गुप्त जी अपनी सभी कृतियों को इसी प्रेस से प्रकाशित कराते रहे। सन 1930 में गुप्त जी के परम मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी, जो परम मित्र थे इनके, कौन से थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर के हिंदू मुस्लिम दंगे में उनकी हत्या हो गई। कौन से? जो कानपुर में हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ उसमें वो
मारे गए। सन 1936 ईस्वी में गुप्त जी के स्वर्ण जयंती समारोह के 1.5 सप्ताह पहले ही उनके परम मित्र उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का निधन हो गया। प्रेमचंद का निधन हो गया सन 1937 में। गुप्त जी के आजीवन सखा, गुप्त जी के आजीवन सखा दिखाई दे रहा, गुप्त जी के क्या बताया, आजीवन सखा जो थे उनका भी निधन हो गया। सन 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया। सन 1937 में जयशंकर जी का भी निधन हो गया। उसके बाद इस प्रकार उनके सामने समस्याएं आती ही रहीं। प्रसाद जी के प्रति उनका अगाध प्रेम था, पर इतने ही वज्रपात शायद कम नहीं थे, इतना भयंकर कष्ट कम नहीं था। सन 1938 दिसंबर में, सन 1938 दिसंबर में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी निधन हो गया। पंडित महावीर प्रसाद का भी क्या हो गया, निधन हो गया। श्री द्विवेदी जी ही गुप्त जी के काव्य व्यक्ति के निर्माता थे, उनकी प्रेरणा से कार्य करते थे। फिर सन 1915 में, सन 1915 में महात्मा गांधी के अफ्रीका से लौटने के बाद गुप्त जी पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने सन 1914 में, सन 1914 ईस्वी में भारत भारती काव्य की रचना की, जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से जो प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप के संपादक के माध्यम से पहले से ही राष्ट्रीय कविताएं प्रकाशित हो रही थी, वे प्रताप परिवार के अभिन्न अंग थे और इसके प्रकाशन में हर तरह की सहायता भी करते थे। सन 1932 ईस्वी में साकेत महाकाव्य, कौन सा, साकेत महाकाव्य जो आपके सिलेबस में भी है, साकेत महाकाव्य प्रकाशित हुआ। गुप्त जी राजनीति सत्याग्रह में जेल भी गए। कुड़ाल गीत की रचना, जो कुड़ाल गीत था उसकी रचना इन्होंने जेल में की थी। कहाँ की थी, जेल में। काफ़ी बार पूछा जाता है इन्होंने जेल में रचना कौन सी की थी, वो है कुड़ाल गीत। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। राज्यसभा का सदस्य का मनोनीत किया गया सन 1952 ईस्वी में मनोनीत किया गया। उनके मित्रजन उन्हें दद्दा कहते थे। क्या कहते थे, मित्र जन उन्हें दद्दा की उपाधि दे दी थी, तो दद्दा कहते थे। यहाँ तक कि जो महादेवी जी थी, उन्होंने दद्दा नाम से एक संस्मरण लिखा है जो महादेवी जी के पथ के साथी संग्रह में प्रकाशित हुआ है। उसमें है, वो जीवन के अंतिम दिनों में चिरगांव में ही थे, तो 15 दिसंबर सन 1964 को वहीं उनका देहावसान हुआ। तब वे 78 वर्ष के थे। हाँ, कहीं यदि संवत दिया हो तो उसमें ये 57 घटा दिया जाए तो ईस्वी सन निकल आता है, और यदि सन हो संवत मालूम करना हो तो सन में 57 जोड़ दिया जाए। सन में 57 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संवत निकल आएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो देखिएगा, वो इस प्रकार हैं। रंग में भंग संवत 1966, जयद्रथ वध 1967,
पद्म प्रबंध 1967, भारत भारती 1961, शकुंतला 1971, तिलोत्तमा 1972, चंद्रहास 1973, पत्रावली 1973, वैतालिक 1973, किसान 1973, अनघ 1982, पंचवटी 1982 में, स्वदेश संगीत 1982, हिंदू 1984, सैरंध्री 1984, बक्संघर 1984, वन वैभव 1984, शक्ति 1984, विकट भट्ट 1985, गुरुकुल 1985, झंकार 1986, साकेत 1988, यशोधरा 1989, सिद्धराज 1993, द्वापर 1993, मंगल घाट 1993, नहस 1997, कुराल गीत 1998, अर्जन और विसर्जन 1999, विश्व वेदना 1999, काबा और करबला 1999, आदित्य 2003, हिडिंबा 2007, पृथ्वीपुत्र 2007, प्रदक्षिणा 2007, भून भाग 2010, कविश्री 2012, राजा प्रजा 2012, विष्णुप्रिया 2014, रत्नावली 2017, विजय पर्व 2017, उच्छ्वास 2019। इस प्रकार से यह देखा जाए तो मैथिली गुप्त की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। बस आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।